का एग्जांपल, ठीक है। तो अभी कैसे पता लगेगा कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है। तो उसके लिए जैसे कि पहला है हमारा, देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। सबसे ज़्यादा ये है जो पोटेशियम में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सबसे, ये सबको हटा देगा। सोडियम होगा, उसके बाद कैल्शियम होगा, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ठीक है। एक ट्रिक है जैसे कि केदारनाथ, के से केदार, एन से नाथ, सी से का, एम से माली, ए से आलू, जिंक से ज़रा, एफ फीके, पीबी पकाता, एच से हाइड्रोजन है। इतने सारे एलिमेंट्स है। ट्रिक है केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, ठीक है। ये देखो ये सारे एलिमेंट्स है। ट्रिक क्या है, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। इससे आप ये सारे एलिमेंट्स के नाम याद कर सकते हो। जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे है वो लेस रिएक्टिव है। ऊपर उनके सपोज अगर दो चार रिएक्टेंट रहेंगे, जब उनके बीच में आपस में रिएक्शन होगा, लड़ाइयाँ होंगी, तो उनका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिर वो ट्रांसफॉर्म होंगे, फिर वो न्यू बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो इससे एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा। ये हमें H2O देगा। समझ में? मतलब ये लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है। लेफ्ट साइड हो गया ये हमारा LHS, राइट साइड RHS, ओके। तो ये लेफ्ट साइड वाला हमारा होगा रिएक्टेंट, क्या होगा, रिएक्टेंट। और आर साइड वाला हमारा होगा प्रोडक्ट, ओके, 2 + O2, ओके। ये हमें क्या दिया था, H2O दिया था। क्या दिया था, H2O दिया था, ओके। ये हमें आपको दिख रहा है G लिखा हुआ, क्या G लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये समझना है कि G × 2 कर दूँ तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। ये बैलेंस हो गया हमारा। फिर सल्फर कितना है, 1 है, सल्फर बैलेंस हो गया। इस टाइप के बैलेंस हो गए, विच मीन्स अगर इसको मैं क्लियर लिखूँ तो अपना जो होगा, देखो, हे एवरीवन, आज हम करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इन वन शॉट में, या दिस इज अ चैप्टर नंबर 3 हमारे महाराष्ट्र बोर्ड का साइंस पार्ट 1। तो इस चैप्टर को वन शॉट में करने वाले हो, पूरा रिवीजन और बहुत अच्छी तरीके से। मैं इतना श्योर हूँ कि अगर आपका ये चैप्टर पूरा 100% क्लियर नहीं है तो इस वीडियो के बाद गारंटेड 100% क्लियर हो जाएगा। सो जस्ट यू हैव टू कंप्लीट द वीडियो। स्किप नहीं करना है, सारे पॉइंट्स को नोटिस करना है, बिकॉज वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है कि स्किप करना हो, ओके। ट्राई टू वॉच 1.5x फॉर बेटर एक्सपीरियंस। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, तो इस चैप्टर में हमें कुछ टॉपिक्स जो कवर करने हैं वो ये सारे टॉपिक्स है। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। सेकंड केमिकल रिएक्शन देखने वाले क्या होता है। थर्ड केमिकल इक्वेशन। फोर्थ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल इक्वेशन होता है उसे लिखा कैसे जाता है। फिफ्थ उसको बैलेंस क्यों किया जाता है और बैलेंस कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं बैलेंस करने के लिए। सिक्स टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करने वाले हैं। उसके बाद रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट करना है, कवर करना है। सो लेट्स बिगिन विद इंट्रोडक्शन एंड केमिकल रिएक्शन। ओके, सो अभी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, इसको एकदम सिंपल वे में समझते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, देखो, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक साइड कुछ रिएक्टेंट होंगे और वो रिएक्ट करेंगे आपस में और हमें एक नया प्रोडक्ट बनाकर देंगे। समझते हैं, जैसे कि अभी देखो, पहले तो मैं बोलूंगा भाई केमिकल रिएक्शन करके दिखा दो मुझे। हाँ, तो उसके लिए तुम बोलोगे कुछ दो, केमिकल रिएक्शन कराने के लिए, केमिकल लोचा करने के लिए उसके लिए कुछ तो लगेंगे ना भाई, जिससे केमिकल रिएक्शन या केमिकल लोचा होगा। तो सपोज डेट मैं तुमको बोलता हूँ लो ये डस्टर लो और इससे मुझे केमिकल रिएक्शन करके दिखाओ। तो बोलोगे इससे कैसे केमिकल रिएक्शन होगा, भाई कम से कम केमिकल रिएक्शन कराने के लिए हमें दो से ज़्यादा चीज़ लगेगा, जिसको हम लोग एक दूसरे में लड़ाएंगे या जो भी करेंगे, और उससे फिर हमें एक नया प्रोडक्ट मिलेगा। उससे हम वो होगा केमिकल रिएक्शन। एग्जैक्टली, मतलब केमिकल रिएक्शन के अंदर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और हमें एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करके देंगे, हमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करके देंगे, ओके। इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। समझ में आया, ओके। जैसे कि देखते हैं, इसका आप डेफिनेशन देखते हैं, ये नोट्स है जो कि इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको अपना नोट्स में लिख सकते हो, बहुत हेल्पफुल होगा, ओके। केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है इन विच सम सब्सटेंस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड आर ट्रांसफॉर्म्ड, ओके, वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएंगे एक न्यू सब्सटेंस के अंदर बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। वही मतलब कि जो उन सपोज डेट अगर दो चार रिएक्टेंट रहेंगे, जब उनके बीच में आपस में रिएक्शन होगा, लड़ाइयाँ होंगी, तो उनका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिर वो ट्रांसफॉर्म होंगे, फिर वो न्यू बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो इससे एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा। बस या यही प्रोसेस को बोलते हैं अपन केमिकल रिएक्शन। समझ में आया केमिकल रिएक्शन। दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट, डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो, टू और more reactant react to each other and form a new substance. This is known as chemical reactions. Yeah, that's it. Chemical reaction clear हुआ, okay. Let's move on our next topic. During a chemical का, okay, ये सब आप रीड कर लेना, बस वही जो हमने समझा वही लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा है कि कुछ फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में बात की गई है। देखो अभी
फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक टॉपिक और है जो हमारे सिलेबस में है। ओके, देखो एक चीज़ है, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कंपोजिशन ऑफ अ मैटर चेंज रिमेन परमानेंट और चेंज ड्यूरिंग फिजिकल चेंज ओनली द स्टेट ऑफ मैटर चेंज इन अ चेंज ऑफ द टेम्पररी नेचर। देखो क्या होता है ना, जो चेंजेस होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं चेंजेस? चेंजेस बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। चेंजेस से वो दो टाइप के थे, फर्स्ट फिजिकल चेंज एंड सेकंड केमिकल चेंज। अभी देखो जो फिजिकल चेंज है वो हमारा रिवर्सिबल होता है, बट जो केमिकल चेंज है वो हमारा रिवर्सिबल नहीं होगा, वो नॉट रिवर्सिबल होगा। ओके, सपोज डेट मैं एक बर्फ़ लेता हूँ, एक आइस लेता हूँ, वो मेल्ट हो जाएगा, पानी बन जाएगा, बट बाद में वो बर्फ़ बन जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा। ओके, बट अभी मैं क्या लेता हूँ, दूध लेता हूँ, दूध को मैं दही बना देता हूँ, तो क्या वो दही का वापस दूध बन जाएगा? मिल्क को मैंने कन्वर्ट कर दिया कर्ड में। ओके, वो कन्वर्ट हो गया कर्ड में विद द केमिकल रिएक्शंस। ओके, बट क्या वो कर्ड से वापस मिल्क में कन्वर्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो या जो वापस रिवर्स ना हो पाए वो चेंजेस को हम लोग बोलेंगे केमिकल चेंजेस, और जो रिवर्स हो जाए उस चेंजेस को क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंजेस। क्लियर हुआ फिजिकल और केमिकल चेंजेस का कॉन्सेप्ट? केमिकल चेंजेस जो रिवर्सिबल नहीं होगा। ओके, अभी चेंजेस के अंदर, केमिकल चेंजेस के अंदर क्या होगा? हमारे रिएक्टेंट होंगे एंड प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। ओके, रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, एक हमें नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा वो हमारा रिएक्टेंट होगा, राइट हैंड साइड में हमें प्रोडक्ट मिलेगा, जो नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। ओके, एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम लोग। और जैसे कि सपोज डेट और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे लेते हैं H प्लस एच H2 O2। ओके, H2O2, और ये हमें क्या दे रहा है? ये हमें देगा H2O। क्या देगा? H2, ये हमें H2O देगा। समझ में आया? मतलब ये लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है। लेफ्ट साइड जो होगा ये हमारा LHS, राइट साइड RHS। ओके, तो ये लेफ्ट साइड वाला हमारा होगा रिएक्टेंट। क्या होगा? रिएक्टेंट। और आर साइड वाला हमारा होगा प्रोडक्ट। ओके, अभी ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ने आपस में रिएक्ट किया और हमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म करके दिया, विच इज़ वाटर मॉलिक्यूल्स। H2O उन्होंने हमें बना के दिया, तो वो हमारा हो गया प्रोडक्ट जो हमें नया मिला। ये एरो के उस साइड हो गया हमारा प्रोडक्ट, और एरो के पहले जो वो अलग अलग थे, सेपरेट थे, वो हमारे हो गए रिएक्टेंट जिन्होंने रिएक्ट किया और हमें RHS में एक प्रोडक्ट बना के दिया। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। समझ में आया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट? और LHS RHS बीच में हमारा हो गया एरो। ओके, या move on our next topic, which is chemical equation। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अब ये देखते हैं। केमिकल इक्वेशन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ कंडेंस फॉर्म यूजिंग अ केमिकल फॉर्मूले इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। अभी देखो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था H2 का, O2 का, और वो हमें H2O बना के दिया। तो बस वो जो रिप्रेजेंटेशन था ना, हाइड्रोजन को मैंने H2 लिखा, फिर प्लस सैम्पल का यूज़ किया उन्हें कंबाइन करने के लिए। मैं करके बताता हूँ, वापस मैं वो सेम एग्जांपल लेता हूँ और जिससे आप रिलेट कर पाओगे। H2 प्लस O2। ओके, ये हमें क्या दिया था? H2O दिया था। क्या दिया था? H2O दिया था। ओके, ये हमें H2O दिया था। तो देखो अभी ये रिप्रेजेंट हुआ ना, मतलब कि यहाँ देख के क्या लग रहा है कि यहाँ पे H2 है, फिर बीच में क्या है? O2 है, बीच में O2 है, फिर यहाँ पे एरो है, इसके बाद H2O है। तो ये एक पूरा इक्वेशन रेडी हो गया। क्या हो गया? इक्वेशन। अभी ये इक्वेशन रेडी हो गया, तो बस या उसको रिप्रेजेंट करना होता है। मतलब क्वेश्चन कैसे हमें देगा? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, और उन्होंने वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म किया है, ऐसा वो हमें फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसा हमें इक्वेशन देगा। उस वैसा हमें वर्ड्स में लिख के देगा और उससे हमें कन्वर्ट करना होगा इक्वेशन, जैसा मैंने यहाँ पे किया है। तो यही हमारा हो गया इक्वेशंस। ओके, समझ में है? इक्वेशन का फॉर्म ऐसा रहेगा। जितने भी क्वेश्चन देंगे उसके अंदर हमें इक्वेशन क्रिएट करना होगा जो कि इस टाइप का होगा। तो इससे हमारा इक्वेशन क्लियर हुआ। बस यार, दिस इज अ केमिकल इक्वेशन विच इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन कंडेंस फॉर्म। समझ में आया? या तो यहाँ पे हमारा केमिकल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अभी यहाँ पे देखो लिखा था आइडेंटिफाई फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। जो हमने समझा, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? जो रिवर्सिबल होते हैं। केमिकल चेंजेस जो रिवर्सिबल नहीं होते हैं।
समझ में आया? ओके। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट स्टेट दैट कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब जो मास होते हैं, मास डिस्ट्रॉय भी नहीं किए जा सकते, खत्म भी नहीं किए जा सकते, और मास बनाए भी नहीं जा सकते, वो बस ट्रांसफॉर्म होंगे वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, जैसे कि जो अभी हमने समझा कि वो एक केमिकल इक्वेशन में समझा ना कि LHS और RHS थे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट थे। तो ये कंफर्म होना चाहिए, ये मैंडेटरी है कि दोनों साइड जो नंबर ऑफ मास हैं वो इक्वल होना चाहिए। उस साइड जितना है उस लेफ्ट साइड, राइट साइड भी उतना ही होना चाहिए, और राइट साइड जितना है लेफ्ट साइड भी उतना ही होना चाहिए। वो दोनों हमेशा इक्वल होने चाहिए इस रूल के हिसाब से। मास का नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, ये मतलब मास हमेशा इक्वल ही रहना चाहिए दोनों साइड। तो अभी हमें वो इक्वल करना होता है। क्यों इक्वल करना होता है? क्योंकि उसके लिए नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए, तो उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं हमें वो इक्वल करना होगा, उसके जरिए हमारे मास भी इक्वल्स होंगे। समझ में आया? मतलब कि मैं करके बताता हूँ यहाँ पे। सेम एग्जांपल लेते हैं, H2 प्लस O2 का, जो हमें दिया था H2O दिया था। ओके, H2O ये हमें मिला था। तो अभी देखो जो लेफ्ट साइड है ये हमारा राइट साइड है। ओके, तो लेफ्ट साइड में अगर मैं काउंट करूँ तो हाइड्रोजन 2 है, राइट साइड में कितना है? राइट साइड में भी 2 है। ओके, ये तो बैलेंस है ना, मतलब बराबर है, हाइड्रोजन 2 है और वो भी 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन हमारा 2 है, राइट लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 2 है, और राइट साइड में कितना है? राइट साइड में तो ऑक्सीजन 1 है। इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है, तो ये हमें बैलेंस करना होगा, इक्वल करना होगा। बैलेंस समझ में आता है ना, इक्वल करना होगा, तभी जाके ये हमारा कंफर्म होगा। तो अभी वहाँ पे हम इसको इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे 2 है तो वहाँ पे 2 करने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा। समझ रहे हो? ये जो पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो 2 था, ये 2 उससे भी मल्टीप्लाई हुआ, ओ से भी मल्टीप्लाई हुआ, तो इसका मतलब, और ये जो इक्वेशन हुआ, तो इक्वेशन अभी क्या होगा? जो यहाँ पे H है, हाइड्रोजन है, ये 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? वो 2 हो जाएगा इस राइट साइड में। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 2 था, वहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, मतलब ऑक्सीजन बराबर हो गया। बट अभी राइट साइड में हमारा हाइड्रोजन देखो अनबैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गए, और हमारे लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है भाई? 2 है। तो उसके लिए हमें लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा, यहाँ पे मुझे 2 करना होगा। तो अभी यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। इस साइड टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। और राइट साइड में यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, मतलब इस साइड भी हमारा 6 हो गया। मतलब ये हमारा बैलेंस हो गया, दोनों साइड बराबर होना चाहिए, ये ध्यान देना हमेशा। ओके, या इसी को बोलते हैं बैलेंस करना होता है, कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस ऐसे होता है, दोनों साइड जो मास है वो हमेशा इक्वल होने चाहिए, मास हमेशा कंजर्व होने चाहिए। समझ में आया? या यहाँ पे पॉइंट मेंशन था, मास इज कंजर्व्ड एंड रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमने समझा। ओके, जस्ट यू हैव टू रीड, ये टॉपिक अपना क्लियर हो। लेट्स मूव ऑन और अनदर टॉपिक। या राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अभी देखो, ड्यूरिंग जब हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, आप अपनी बुक्स भी ओपन करोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ यूज़ की गई है, जो नए नए सैम्पल्स और वर्ड्स, साइंस, ये सब यूज़ किए गए हैं केमिकल इक्वेशन को लिखते। जब उन्होंने केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है उसके अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ की गई है। तो उसके कुछ टर्म्स है वो समझते, जो मैंने कुछ बता दिए हैं, कुछ ही बचे हैं जो समझते हैं। देखो, अभी क्या होता है जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, तो इसने कुछ पहला पॉइंट दिया है कि जो जो रिएक्टेंट होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। ये हमने समझा, अभी पहले ही समझा भाई, रिएक्टेंट अपना लेफ्ट साइड में होता है, LHS बोलते हैं उसको। और जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो हम किस साइड लिखते हैं? वो हम राइट साइड लिखते हैं, RHS बोलते हैं उसको। बस यार ये पहले पॉइंट में यही लिखा था। फिर यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। अभी सोचो, यहाँ पे प्लस लिखा है, बट तुम समझ गए होगे प्लस क्यों यूज हुआ है, क्योंकि देखो जब हमने लिखा था S2 प्लस O2। ओके, क्या? S2 प्लस O2, देखो H2 प्लस O2। तो इसका मतलब ये जो प्लस है, ये प्लस क्या कर रहा है? इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, इन दोनों में रिएक्शन करवा रहा है। ठीक है, ये प्लस इन लोग को कंबाइन कर रहा है। ठीक है, तो वही इन लोग को रिएक्शन करवा रहा है, रिएक्ट करवा रहा है। तो क्या होगा? देखो अभी इसको रीड करते हैं। जो प्लस साइन है ये रिटर्न है बिटवीन, ये दोनों रिएक्टेंट के बीच में लिखा जाता है, जिससे कि क्या हो? इफ देयर आर टू और मोर प्रोडक्ट हैज प्लस साइन इज बिटवीन द इच अदर। अगर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो गए, या दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट हो गए, तो अभी उनको एक साथ तो लिख नहीं सकते ना, सब मिक्स हो जाएंगे, खिचड़ी बन जाएगी।
तो इसलिए प्रॉपर जो फॉर्म होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए प्लस साइन का यूज़ किया जाता है। ओके, ये एरो यहाँ पे यूज़ हुआ है। एरो भाई क्यों यूज़ हुआ है पता है, ये वो बीच में एरो शो करते हैं जो रिएक्टेंट को एक साइड रखता है और प्रोडक्ट को एक साइड करता है, दिखा रहा है कि ये रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इसलिए इस एरो का यूज़ होता है। ओके, यहाँ पे एक साइन है, बहुत यूनिक सा साइन यूज दिख रहा है आपको, दिस इज़ नोन एज डेल्टा, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मली। ये डेल्टा साइन ये क्या इंडिकेट करता है, ये एक्चुअली में इंडिकेट करता है हीट। समझ में आ रहा है, ये हमेशा ऐसे आपको दिखेगा, देखो ऐसा एरो रहेगा, हमेशा एरो के ऊपर ऐसा बना हुआ रहेगा। ओके, एरो के ऊपर हमेशा ऐसा बना हुआ रहेगा ट्रायंगल जैसा। ये इंडिकेट करेगा हीट, कि ये जो सब्सटेंस है इसके अंदर अलग से एक हीट दिया जा रहा है, हीट इसके अंदर जा रहा है। समझ में आ रहा है, हीट। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा हमें, ये हमें रिप्रेजेंट करेगा हीट। समझ में आया? ओके, और यहाँ पे द एरो रिप्रेजेंटेड द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, हीट इज गिवन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द रिएक्शन, इज इंडिकेटेड बाय द साइन ऑफ डेल्टा और ट्रायंगल, जो आपको समझ में आए। तो समझ में आया ये क्यों यूज़ किया था, ये हमें यूज़ किया था जब सब्सटेंस के अंदर हीट को शो करना है कि हाँ इस रिएक्टेंट के अंदर हीट दिया जा रहा है, ऐसा कुछ, तो इस साइन का यूज़ किया जाता है। ओके, ठीक है। ओके, ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, सेम यहाँ पे देखो कुछ टर्म्स यूज किए गए हैं, अगेन समझते हैं इसको हम बड़े प्यार से। देखो यहाँ पे कुछ नोटेशंस हैं विच मीन्स सिंबल्स, देखो जी और एल, यहाँ पे एस, यहाँ पे ए और क्यू। ओके, जी एल, यहाँ पे जी था, एल था, एस था, और ए और क्यू था। ए और, ओके वेट, ए और क्यू था। देखो जी, अगर कहीं पे भी आपको दिख रहा है जी लिखा हुआ, क्या जी लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये समझना है कि जी क्या हमें बता रहा है, वो जी हमें बता रहा है भाई कि वहाँ पे गैस है। क्या गैस है, वो जो भी सब्सटेंस जो भी एलिमेंट है वो गैस निकल रहा है वहाँ से, गैस फॉर्म है, गैस के फॉर्म में है जी। एल लिक्विड शो करेगा, समझ में आया। एस सॉलिड शो करेगा कि वो जो एलिमेंट है जो भी सब्सटेंस है वो क्या है, वो सॉलिड फॉर्म में है। एंड ए क्यू विच मीन्स एक्वस, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लिक्विड। ओके, या तो ये सब बस शो करेंगे कि वो जो एलिमेंट है वो किस फॉर्म में है, वहाँ पे किस फॉर्म में निकल रहा है, किस फॉर्म में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में है। समझ में आया इस नोटेशंस क्या इंडिकेट करते हैं, या ठीक है। लेट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। ओके, यहाँ पे अभी हमें टॉपिक पढ़ना है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। इसके अंदर नाम से ही पता लग रहा है केमिकल इक्वेशंस, हमने समझा केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। ओके, जिसको हमने उस फॉर्म में लिखा, देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है किस फॉर्म में लिखा जाता है। ये होते हैं बेसिकली हमारे केमिकल इक्वेशन। देखो ये जो है ये हमारे केमिकल इक्वेशंस है। वे और देखो यहाँ पे जो ये इक्वेशंस की बात कर रहे थे हम लोग, सॉरी फॉर इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे देखो जो ये क्वेश्चंस हो गए समझ में, ये क्वेश्चंस हो गए। तो ये क्या कह रहा है कि जो केमिकल इक्वेशन है, इक्वेशन समझ में है ना भाई, देखिए इक्वेशन है, अभी वो सोचोगे कि इक्वेशन लिखा कैसे जाता है, तो ठीक है उस पर एक सेपरेट वीडियो लाएंगे अगर अब तक इक्वेशन लिखना नहीं आ रहा है। एक एग्जांपल हम लोग ले लेंगे इस वीडियो के एंड में, जिससे एक इक्वेशन की कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे कि यहाँ पे AgNO3 लिखा हुआ है, तो AgNO3 आपको क्वेश्चन में लिख के देगा, समझ में आ रहा है। AgNO3 सिल्वर, जैसे Ag विच मीन्स रिलेवेंट टू सिल्वर, NO3 नाइट्रेट, ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड। ओके, एंड गिब्स क्या दे रहा है, AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, एंड NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो ऐसा क्वेश्चन में हमें वो लिख के देगा, जो मैंने अभी बोला वो हमें क्वेश्चन में वैसा लिख के देगा, उस वर्ड्स में लिख के देगा। उस वर्ड से हमें ये क्वेश्चन बनाना होगा, ठीक है, कहाँ पे AgNO3 आएगा, ये सब खुद से सोचना होता है, ठीक है, करना होगा। प्लस आएगा रिएक्टेंट के बीच में जो कि कंबाइन कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, फिर गिब्स आएगा, जब रिएक्टेंट लिखने जाएंगे तो एरो लगा देंगे हम लोग, ये सब पता होना चाहिए हमें भी, ठीक है। फिर एक प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, फिर बीच में प्लस आएगा सेपरेट करने के लिए, दूसरा प्रोडक्ट लिखने के लिए। तो ये सब खुद से इक्वेशंस बनाने आने चाहिए, क्वेश्चन में लिख के देगा, वर्ड्स में हमें इक्वेशन बनाने आने चाहिए। तो इस इक्वेशन को तो बना लिए हम लोग, ठीक है भाई बना लिए। बट अभी बात आती है बैलेंस की, तो स्टार्टिंग में ही हमने बैलेंस का कॉन्सेप्ट समझा, जो मैंने लिखा था H2 + O2 को लिया, H2O किया, तो हमने बैलेंस किया दोनों साइड,
क्यों बैलेंस किया? क्योंकि हमें दोनों साइड के मास को बैलेंस करना होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना होगा। इस बेस पे हमने उसको बैलेंस किया। काउंट करेंगे कितने आइटम्स है और उसको बैलेंस करते जाएंगे जब तक वो बैलेंस ना हो जाए। समझ में आया? तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी करके देखते हैं फॉर बेटर, कि हमें इक्वेशंस के बारे में कुछ, बैलेंसिंग के बारे में कुछ आइडिया लग जाए। सो अभी इसको बैलेंस करते हैं। तो देखो भाई, अभी यहाँ पे ये अपना क्या है, ये अपना इक्वेशन है, समझ में है? ये अपना इक्वेशन है। रूल नंबर ये होना चाहिए कि तुम्हें चेक कर रहे हैं ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है वो बैलेंस है या नहीं है। समझ में आया? रूल 1, टू चेक इक्वेशन इज बैलेंस और नॉट। ओके, तो अभी ये इक्वेशन है, पहले मैं चेक करता हूँ। अभी चेक कैसे करूंगा? बैलेंस है कि नहीं, दोनों साइड के मासेस को देखूंगा वो इक्वल है कि नहीं, दोनों साइड के एटम्स को देखूंगा वो इक्वल है कि नहीं। समझ में आया? तो अभी देखते हैं। यहाँ पे एजी, यहाँ पे एजी एक है, मतलब एजी तो हमारा बराबर है भाई। यहाँ पे एन, यहाँ पे एन एक है, एन भाई अपना बराबर है। ओ भैया, ओ भैया इसमें पानी दे, आंटी मांगेगी। एन इस साइड बराबर है, एन उस साइड भी बराबर है। अभी ओ थ्री यहाँ पे है, क्या ओ थ्री यहाँ पे 3 है, एंड ओ थ्री अपना यहाँ पर भी 3 है, विच मीन्स कि ये जो इक्वेशंस है ये बैलेंस है। क्या इक्वेशंस बैलेंस है? तो कभी कभी ना कभी हमें इक्वेशंस को ऑटोमेटिक को पहले से बैलेंस करके देता है। ओके, इक्वेशंस पहले से बैलेंस करके देगा, और अगर बैलेंस नहीं है तो वो हमें बैलेंस करना होगा। बट अगर बैलेंस करके दिया है तो ऑल राइट, वहाँ पे लिख देना है वो अपना इक्वेशन क्या है, वो बैलेंस है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी बैलेंस है। ओके, तो विच मीन्स हमें इसमें बैलेंस नहीं करना, इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस। तो देख भाई, केमिकल इक्वेशन हमने समझा, फिर उसको बैलेंस और अनबैलेंस टर्म को समझा, क्यों बैलेंस करना होता है वो ज़रूरी क्यों है वो समझा। अगेन टॉपिक आ गया, कुछ स्टेप्स बता रहे हैं इन लोग जिस बेस पे वी हैव टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। तो देख, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होना चाहिए? कि हमें ये पता होना चाहिए जो इक्वेशन है मुझे ये बैलेंस करना है, चाहे मैं आगे से करूँ पीछे से करूँ कैसे भी करूँ, मुझे ये इक्वेशंस बैलेंस करना है। एंडिंग में जो मेरा रिजल्ट आना चाहिए, मैं जब काउंट करूँ तो दोनों साइड एटम्स कितने हो, इक्वल हो। माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे, जिस बेस पे तुम कर पाओगे। ठीक है? तो कुछ स्टेप्स हैं, तुम अपना बुक रेफर कर सकते हो इफ़ यू वांट टू रीड इट, बट मैंने वो बता दिए हैं। ठीक है, एक बार मैं ये इतने स्टेप 1 2 बता देता हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी के तुम खुद कर लोगे। देखो, पहली चीज़ तो वही जो मैं जैसा मैंने बताया कि वी हैव टू चेक इट इट इज़ बैलेंस और नॉट, मतलब इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, पहले हमें वो चेक करना होगा। राइट द केमिकल इक्वेशन इज द गिवन इक्वेशन। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखो, और यहाँ पे ये क्या कह रहा है, देखो जैसे कि मैंने बताया ना, क्वेश्चन हमें किस टाइप का देगा। देखो इस टाइप का देगा, देख रहे हो भाई? इस टाइप का क्वेश्चन हमें देगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, फिर बीच में प्लस किया है सल्फ्यूरिक एसिड को, फिर एरो मारा है सोडियम सल्फेट को, फिर प्लस दिया है वाटर किया है। समझ में आया? तो ऐसा क्वेश्चन हमें देगा। इस क्वेश्चन को हमें क्या करना होगा? स्टेप 1 क्या है कि जो वर्ड्स में दिए हैं ये क्वेश्चन है, बट इसको शब्दों में लिखा है, वर्ड्स में लिखा है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? ये मुझे कन्वर्ट करना है भाई इस फॉर्म में। देखो, हमें इसको किसको फॉर्म में करना है? इस इक्वेशन की फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अभी देखो वहाँ पे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम एलिमेंट में 11 नंबर पे सोडियम होता है, उसका क्या होता है? Na। क्या होता है? Na विच मीन सोडियम, सोडियम का सैंपल Na होता है। हाइड्रो ऑक्साइड OH, हाइड्रो ऑक्साइड OH, फिर उसके बाद प्लस करना है, फिर उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, क्या H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया ये हमारा, H2SO4 क्या हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। फिर उसके बाद हमें एरो मार देना है। ठीक है, फिर उसके बाद सोडियम सल्फेट, सोडियम क्या? Na, सोडियम क्या? Na सल्फेट SO4, फिर वाटर H2O। समझ में है? तो ऐसे हमें लिख के देगा वो, और उसे हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। समझ में है? इतना करने के बाद हमें वी हैव टू स्टार्ट इट बैलेंसिंग, कि हमें काउंट करना है कितने आइटम्स है, कितने बैलेंस है, कितने नहीं है। तो उसके लिए हम लोग इस बॉक्स का रेफर कर सकते हैं, लाइक ये टिप यूज़ कर सकते हैं, ये स्टेप यूज़ कर सकते हैं हम लोग क्या करेंगे कि एक बॉक्स बना लेंगे पहले। ठीक है, लाइक ये बॉक्स एग्जाम में बना के दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं, यू जस्ट हैव टू, जब वो बोलेगा कि स्टेप्स बताओ कि बैलेंसिंग के, देन यू हैव टू मेक दिस बॉक्स।
और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है तो तुम्हें वो लिखना है, उसको बैलेंस करना है, उसमें ये बॉक्स बनाना मैंडेटरी नहीं है, तुम रफ में भी ये कर सकते हो। देखो अभी यहाँ पे, अभी हम क्या करेंगे, बॉक्स करेंगे, 3 कॉलम यहाँ पे बने हुए हैं। पहला मैं एलिमेंट लिखूंगा कि उसके अंदर कितने एलिमेंट थे, तो इसमें एलिमेंट कौन कौन था भाई, एन था, ओ था, एच था और एस था। 4 एलिमेंट थे, एन था, ओ था, एस था, एस था, 4 एलिमेंट थे। मैंने ये एलिमेंट यहाँ पे लिख दिया। फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बॉक्स बना लेंगे। फिर वहाँ पे नंबर्स ऑफ एटम्स, वही जैसे मैंने बताया ना कि नंबर्स ऑफ एटम्स बराबर करने हैं अपन को, तो यहाँ पे सोडियम में कितने थे, हम लोग काउंट करेंगे कि रिएक्टेंट, भाई रिएक्टेंट ये साइड होता है, प्रोडक्ट हमारा इस साइड होता है, एरो किस साइड होता है। तो सोडियम 1 है, तो सोडियम मैंने यहाँ पे 1 किया। फिर ऑक्सीजन 5 था, तो क्या सच में ऑक्सीजन 5 है, तो यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन कितना है, 4 यहाँ पे हो गया, एक 5, ऑक्सीजन 5 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 5 कर देंगे, और हाइड्रोजन 3 और सल्फर 1 था। तो ऐसे यहाँ पे ये लिख लेंगे, और यहाँ पे सेम प्रोडक्ट साइड में, राइट साइड में कितने हैं वो लिख लेंगे। तो अभी ऐसे हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को, कैसे भी। देखो अभी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे। ओके, तो अभी क्या करेंगे, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, ये बैलेंस हो गया हमारा। ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन देखो यहाँ, जैसे कि ये भी बैलेंस है, अभी इसको मल्टीप्लाई देख लिया, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 है, तो इसको किससे कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से कर दो, ये बैलेंस हो जाएगा। तो इस बेस पे हमें बैलेंस करना होगा, बट ये क्या होता है इसके अंदर ना, अगर आप एक को बैलेंस करने जाओगे तो दूसरा वाला डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए हमें एंडिंग में एक ऐसा नंबर फाइंड करना होता है जो सबको सेटिस्फाई करे एंड बैलेंस करे। समझ में आया? ओके। ये माहिती है। और देखो अभी क्या है कि यहाँ पे हमारा ये इक्वेशन है, इसको हम बैलेंस करके देखते हैं। मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइंड का यू, अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना फिर खुद से कर लोगे, कोई बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी यहाँ पे मुझे पहले देखना है एन ए कितना है, एन ए यहाँ पे 1 है, इस साइड एन ए कितना है भाई, 2 है। इसका मतलब इस साइड एन ए 2 है, इस साइड कितना है, 2 है, इस साइड 1 है। इसका मतलब मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये भी 2 बन जाएगा, तो ठीक है मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एन ए कितना हो गया, एन ए 2 हो गया। यहाँ पे एन ए कितना है, यहाँ पर भी एन ए 2 है। ओके, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, और यहाँ पे 4, 6। ऑक्सीजन कितना है भाई, ऑक्सीजन तो 6, ओ कितना है, ओ ऑक्सीजन 6 है। यहाँ पे कितना है, और यहाँ पे अपना है कितना। तो देखो अभी यहाँ पे ऑक्सीजन 6 था, अभी यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 इधर आ गया, 2 यहाँ पे था अपना, 4 इधर है, और इधर कितना है, एक 5 है। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ऑक्सीजन अभी कितना हो गया अपना, ऑक्सीजन अपना हो गया 2, इधर कितना हो गया 2, और इधर कितना हो गया 4, 6 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया। अपने ऑक्सीजन भी बैलेंस कर लिया। अभी बात करते हैं, देखो अभी, अभी यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, कितना यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है बस, 2, 3, 1, 4। समझ में आया? देखो यहाँ पे 2 इधर है, हाइड्रोजन 2 इधर है, इस साइड हो गया, और इधर पे 2, 4 हो गया, इधर पे कितना है, 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 और हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना है, इधर पे 2 है, देखो इधर पे 2 है, और इधर पे कितना है, यहाँ पे अपना 4 है, 4 5 6, और इधर पे ऑक्सीजन कितना है, 4, और यहाँ पे 2 है, 5 6, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। सोडियम 2 है, सोडियम 2 बैलेंस हो गया। एंड सल्फर यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे सल्फर कितना है, 1 है, सल्फर बैलेंस हो गया। इस टाइप के बैलेंस हो गए, विच मीन्स अगर इसको मैं क्लियर लिखूँ तो अपना जो होगा, देखो अगर मैं क्लियर लिखूं तो यहाँ पे कितना आएगा, इधर पे 2 आएगा, एंड इधर पे 2 आएगा। भाई क्या हो रहा है, समझ लेना थोड़ा सा, और इधर पे 2 आएगा, ठीक है। अब इसको काउंट करोगे, ये इक्वल हो गए, मतलब दोनों साइड के जो एटम्स है वो इक्वल हो गए। समझ में आया? दोनों साइड के एटम्स कितने हो गए, वो इक्वल हो गए। ओके, तो बस यही स्टेप होता है कि स्टेप के अंदर केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना होता है, बस यही ध्यान देना है, दोनों साइड के जो एटम है वो बैलेंस होने चाहिए। ओके, स्टार्टिंग में आप बॉक्स बना के करो फॉर मोर प्रैक्टिस, फिर बाद में आप जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप खुद कर लोगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अभी हम केमिकल रिएक्शन, अभी केमिकल रिएक्शन समझा, उसके इक्वेशंस को समझे, उसको बैलेंस के क्या रूल्स थे, कैसे बैलेंस किया जाता है, अनबैलेंस और बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। ओके, और भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज समझे।
ओके, और भी बहुत सारे टॉपिक समझे, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, ये सब समझा। अभी हम समझने वाले टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो अभी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर समझने वाले हैं इसके टाइप्स के, केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स होते हैं। ओके, तो केमिकल रिएक्शंस के जो टाइप्स होते हैं, पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा डी कंपोजिशन रिएक्शंस। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद जो तीसरा अपना है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये चार मेजर रिएक्शंस है जो हमें पढ़ने हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन इन अ रिएक्शन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो अभी यहाँ पे जो टर्म यूज किए गए हैं ना, इससे तुम्हें फेमिलियर होना है बिकॉज ये सारे टर्म्स हमने समझ लिए हैं। ओके, जैसे कि ये क्या कह रहा है कि जब दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट, समझ में आया रिएक्टेंट मतलब क्या, रिएक्टेंट रिएक्ट होंगे जब दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होंगे, कंबाइन होने के बाद वो एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे तो वही होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि देखते हैं, देखो जैसे कि देखो अभी यहाँ पे H2+O2, ठीक है, H2+O2, मैंने एक H लिया, रिएक्टेंट नंबर 1 H, रिएक्टेंट नंबर 2 O, दो मैंने इसके अंदर रिएक्टेंट लिए, ठीक है, रिएक्टेंट नंबर 1, रिएक्टेंट नंबर 2। अब ये दोनों मिल जाएंगे, क्या करेंगे, इन दोनों मिल जाएंगे, भाईचारा कर लेंगे, मिल जाएंगे और ये बस एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे विच इज H2O। मतलब इस साइड कितने भी रिएक्टेंट हो, 1 2 3 4 100 200 1000 10,000, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट जो हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए वो प्रोडक्ट हमारा एक बनना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए, एक बनना चाहिए। तो वो हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आएंगे। नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो सारे जो रिएक्टेंट होंगे वो कंबाइन हो जाएंगे और हमें एक ही प्रोडक्ट देंगे, वो हमारा हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। दैट्स इट, ठीक है। अभी जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख लो इसका, NH3+HCl NH4Cl दिया है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा टॉपिक था हमारा Mg+O2, क्या दिया है, MgO दिया है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे दो हमारे रिएक्टेंट थे जो कंबाइन होके एक ही प्रोडक्ट बना दिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट डीकम्पोजिशन रिएक्शन। भाई डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है अपने, डीकम्पोजिशन में क्या होगा ना, द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट। इसका मतलब ना, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आया तो बस उसका उल्टा कर दो, उसका उल्टा ही होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब जो हमारा जो रिएक्टेंट होगा ना वो बहुत सारे नहीं होंगे, वो कितना होगा, वो बस एक होगा। कितने होंगे, वो बस एक होगा। मतलब जो रिएक्टेंट होंगे वो बस एक होगा और जो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे वो दो या दो से ज़्यादा मिलेंगे। मतलब एक रिएक्टेंट से दो या दो से ज़्यादा हमें प्रोडक्ट मिलेगा, वो हो गया हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। बस मतलब कॉम्बिनेशन का उल्टा कर दो। यहाँ पे डीकम्पोजिशन के कुछ टाइप्स मेंशन किए गए हैं। डीकम्पोजिशन जो होते हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा थर्मल, दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोलाइट और तीसरा है हमारा इसमें मेंशन किया गया है कि नहीं किया गया है, तीसरा होता है हमारा फोटोलाइट होता है। ओके, बट यहाँ पे दो ही मेंशन किया गया है, थर्मल और इलेक्ट्रोलाइट। थर्मल जिसके अंदर हम लोग हीट का यूज़ करते हैं एंड इलेक्ट्रोलाइट में जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, करंट का यूज़ करते हैं डीकम्पोजिशन के लिए। समझ में आया? क्योंकि अभी वो एक रिएक्टेंट है, वो एक से उसको दो और दो से ज़्यादा बनना है प्रोडक्ट में, तो एक तो कैसे खुद से रिएक्ट करेगा, उसके लिए हमें कुछ एक्सटर्नल चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम हीट का यूज़ करेंगे इसमें, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी का, करंट का यूज़ करेंगे उसको तोड़ने के लिए। डिकम्पोज मतलब टूटना, तो उसको तोड़ने के लिए उसमें हीट का यूज़ करेंगे, उसमें इलेक्ट्रिक का यूज़ करेंगे, और फोटोलाइटिक में उसमें हम लोग सन का यूज़ कर लेंगे। समझ में आया? ठीक है। अभी हम लोग मूव करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब किसी को हटा रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, किसी चीज़ों को हटा रहा है उसकी जगह से, ठीक है। एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो,
कि द प्लेस ऑफ द आयन, जो आयन है उसका प्लेस हटा दे रहा है लेस रिएक्टिव एलिमेंट कंपाउंड बाय द अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब समझते हैं, देखो अभी क्या है कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज डेट KCl, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। सपोज डेट के, ये रफली एग्जांपल ले रहा हूँ, पहले मैं इसका फॉर्म बताता हूँ। जैसे कि देखो AB, AB प्लस C ऐसा है, ठीक है। तो जो हमारा रिजल्ट बनेगा ना, वो क्या बनेगा, वो हमारा बन जाएगा ऐसा CB प्लस A। समझ रहे हो? मतलब ये जो C था वो A को हटा दिया उसकी जगह से और खुद चला गया। A को बोला भाई तू हट जा, और वो चला गया वहां पे, और A बाहर हो गया। इसका मतलब, और हटा कौन सकता है, कोई कमजोर आदमी तो हटाएगा नहीं। अगर A को कोई हटाया है तो कोई A से ज्यादा ही ताकतवर होगा, A से ज्यादा ही उसके पास पावर होगी, वही A को हटा सकता है, कम वाला तो हटाएगा ही नहीं। तो C ने A को हटा दिया और खुद वहां पे चला गया और A बाहर हो गया। इसका मतलब ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट का, उसने उसको हटा दिया उस पॉइंट पे। जो ज्यादा रिएक्टिव था, जो ज्यादा ताकतवर था, उसने कम रिएक्टिव वाले को, लेस रिएक्टिव वाले को हटा दिया उसके पॉइंट से। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल, ठीक है। तो अभी कैसे पता लगेगा कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है? तो उसके लिए जैसे कि पहला है हमारा, देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। सबसे ज्यादा के है ये जो पोटेशियम है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है इन सबसे, ये सबको हटा देगा। सोडियम होगा, उसके बाद कैल्शियम होगा, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ठीक है। एक ट्रिक है जैसे कि केदारनाथ, के से केदार, एन से नाथ, सी से का, एम से माली, ए से आलू, जिंक से जरा, फीके, पीबी पकाता, एच से हाइड्रोजन है। इतने सारे एलिमेंट से ट्रिक है केदारनाथ का माले आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है। ये देखो ये सारे एलिमेंट्स से ट्रिक क्या है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। इससे आप ये सारे एलिमेंट्स के नाम याद कर सकते हो। जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे है वो लेस रिएक्टिव है, ऊपर वाला उस नीचे वाले को हटा देगा। समझ में आया? ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा था, कुछ डबल हो रहा है, मतलब दो दो लोगों को हटा रहे, दो दो चीजें हट रही होंगी। देखते क्या होता है इसके अंदर। देखो इसके अंदर क्या होगा, फिर से इसका एग्जांपल, पहले सिंपल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसका। द रिएक्शन इन विच द आयन इन द रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट साइज आयन होगा वो एक्सचेंज कर लेगा अपने आयंस को एंड पार्टिसिपेट को, आर कॉल्ड है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझते हैं इसको? देखो अभी यहाँ पे हमारा ए बी प्लस, यहाँ पे हम करते हैं CD। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट में क्या बन के आएगा हमारा पता है? वहां पे हमारा आएगा जो ये वाला C होगा वो इधर चले जाएगा, मतलब इस साइड वाला जो रिएक्टेंट है वो उस साइड चला जाएगा, और ये वाला उसके साथ चला जाएगा, ठीक है। दोनों के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे, और हमारा बन जाएगा CB और DA। समझ में आया? ऐसा दोनों एक्सचेंज कर लेंगे, एक इसमें से उसमें चले जाएगा, एक उसमें से उसमें चले जाएगा। ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। बस डेफिनेशन में वही लिखा हुआ है, ठीक है। एक टर्म यूज हुआ है यहाँ पे, प्रेसिपिटेट। क्या? प्रेसिपिटेट, इसका मतलब समझते, इसका मतलब होता क्या है? प्रेसिपिटेट इसका मतलब, कोई चीज होता है जैसे कि सपोज डेट में पानी लेता हूँ, पानी के अंदर में मिट्टी डाल देता हूँ, तो मिट्टी क्या होगा, वो नीचे जाके बैठ जाएगा। मतलब बाद में अगर उसको घोलोगे तो वो वापस में मिल जाएगा। मतलब जो चीज़ नीचे जाके सब बैठ जाती है पानी के अंदर है, कोई भी सॉल्यूबल सब्सटेंस के अंदर, वो हो गया हमारा उसका प्रेसिपिटेट। मतलब कि उसके अंदर वो प्रेसिपिटेट बन गया, वो नीचे जाके सब बैठ गया, वो इनसॉल्यूबल था, वो घोला नहीं उसके अंदर। अभी मैं पानी लेता हूँ, पानी के अंदर मैं शक्कर डालता हूँ, उसको गोल गोल घुमाता हूँ, और वो उसके अंदर पूरा मिल जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा। इसका मतलब उसके अंदर प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। बट जिसके अंदर वो घोले ना अच्छे से, और ऐसा वो नीचे चला जाए, ओके, बॉटम में जाके बैठ जाए, तो वो क्या बन जाएगा हमारा, वो हमारा हो जाएगा प्रेसिपिटेट। समझ में आया? ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट का आप डेफिनेशन पढ़ लेना, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं, अब मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी हम लोग समझते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है बेसिकली, ओके। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एक होता है हमारा एक्सोथर्मिक।
ओके, एंडोथर्मिक में क्या है बेसिकली कि जो हमारा ये प्रोसेस के अंदर जो हीट है, हीट फ्रॉम आउटसाइड इज अब्जॉर्ब ड्यूरिंग सम फिजिकल चेंजेस। जब रिएक्शंस होंगे, क्या होंगे, रिएक्शंस होंगे, उसके अंदर जो हीट होगा वो एब्जॉर्ब होगा, बाहर से सराउंडिंग से जो हीट होगा उसको लिया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है। और एक्सोथर्मिक में उसका उल्टा हो जाएगा। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, ड्यूरिंग एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हीट इज आइदर एब्जॉर्ब, एंडोथर्मिक में हीट हमारा एब्जॉर्ब होगा सराउंडिंग से, और वही एक्सोथर्मिक में जो होगा हीट होगा वो हमारा क्या होगा, गिवन अवे ड्यूरिंग द फिजिकल चेंजेस, वो निकालेगा हीट। मतलब कोई एक ऐसा रिएक्शन हो जिसके अंदर हीट लिया जा रहा है, हीट बाहर से हमारे वातावरण से, हमारे इन्वायरमेंट से हीट लिया जा रहा है, वो हमारा हो गया एंडोथर्मिक। और जहाँ पे हीट निकाला जा रहा है, जहाँ पे कुछ हुआ केमिकल लोचा उसके अंदर से हीट निकल रही है, वो हो गया हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया, डेफिनेशन कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, मेल्टिंग ऑफ आइस। अभी मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, समझ में आया, हीट एब्जॉर्ब होता है। तो इसमें क्या होगा, ये हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। और एक्सोथर्मिक का एग्जांपल हम लोग इधर नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। एक्सोथर्मिक का एग्जांपल जैसे कि हम लोग ने लिया C+O2, तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन उसके साथ मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला बाहर, तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, कोई भी टाइप के गैसेस निकल रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर कुछ फैक्टर्स है जो उनके रेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, सपोज डेट, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे जो टर्म यूज हुआ है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, विच मीन्स की जो केमिकल रिएक्शन है, अभी देखो कुछ केमिकल रिएक्शन बहुत तेजी से होंगे, रेट का मतलब यही है कि तेजी से होना, स्पीड से होना या ना होना। अगर ज़्यादा रेट है तो ज़्यादा तेजी से होगा, कम रेट है तो कम स्पीड से होगा। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो केमिकल रिएक्शन के रेट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन एकदम तेजी से हो रहा है या बहुत स्लोली हो रहा है। देखते हैं, पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अभी मान लो मेरा जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट है वो बहुत आलसी टाइप के हैं, हाँ समझाने के लिए बोला, बहुत आलसी टाइप के हैं, ठीक है, बहुत आलसी टाइप के हैं, तो क्या करेंगे, बहुत आराम से रिएक्ट करेंगे, बहुत आराम से प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका मतलब जो हमारा नेचर है वो डिपेंड करता है। अब अगर साइंटिफिक समझे तो कोई केमिकल रिएक्शन है जो बहुत तेजी से रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बट उसके अंदर अगर मैं उसको डाइल्यूट कर दूँ, उसके अंदर मैं पानी मिला दूँ अगर, तो क्या होंगे, उनकी शक्तियाँ कम हो जाएंगी, तो स्लोली रिएक्ट करेंगे। तो समझ में आ रहा है, तो अगर उनकी स्पीड बढ़नी है तो काफ़ी ज़्यादा वो कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में होने चाहिए, बट अगर मैं उसके अंदर डाइल्यूट कर दे रहा हूँ, उसके अंदर पानी मिला के, तो क्या हो जाएंगे, वो स्लो हो जाएंगे। तो ये रिएक्टेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड पॉइंट, साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, वो पार्टिकल्स की साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उनकी साइज जितनी ज़्यादा है या कम है, उस बेस पे भी वो स्पीड रेट ऑफ फैक्टर्स हमें शो करते हैं। थर्ड, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो बताया ना कंसंट्रेशन, अगर वो डाइल्यूट है, उसके अंदर वाटर मिला हुआ है, डाइल्यूशन है, तो उनके पास पावर कम है रिएक्ट करने की, तो स्लोली होगा। बट अगर वो कॉन्सेंट्रेशन उनका ज़्यादा है तो क्या होगा, वो ज़्यादा स्पीड से होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी है। फोर्थ, टेम्परेचर भी है। सपोज डेट कि अगर मैं दो रिएक्टेंट लिया, उनका कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है बट उनको हीट वगैरह नहीं दे रहा है, टेम्परेचर उनको बहुत कोल्ड ठंडी सी टेम्परेचर मिल रही है, तो रिएक्ट ही कहाँ से करेंगे। बट अभी हम लोग एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरे पास पानी है और मैं वाटर को नॉर्मल छोड़ दूँ, तो वो वेपर, उसका वेपर निकलेगा, या चाय है मैं उसको छोड़ दूँ, उसका वेपर निकलेगा, बहुत बहुत स्लोली वे में निकलेगा। बट अभी मैं उसको गैस के ऊपर रखूँ और गैस की स्पीड को एकदम ऑन करके एकदम फुल कर दूँ, तो क्या होगा, ज़्यादा तेजी से वो होने लगेगा, उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो एटम्स होंगे, वो कुछ ज़्यादा स्पीड से मूव करने लगेंगे। समझ में आ रहा है, तो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। किसी को ज़्यादा ठंडी टेम्परेचर चाहिए तो उसके लिए ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर करना होगा, लो टेम्परेचर करना होगा। और जिसको समझ में आ रहा है ना टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट, कि टेम्परेचर के बेस पे भी हमारा रेट डिपेंड करता है कि कितने स्पीड से कितने स्लोली होगा। फिर फिफ्थ वन, ये इंपॉर्टेंट है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट समझते हैं, ऑन द हीटिंग पोटेशियम क्लोराइड KClO3 डिकम्पोज इनटू पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन स्लोली। देखो कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा थिंग है विच यू हैव टू यूज टू इंक्रीज द रेट ऑफ चेंजेस। अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज, बहुत तेजी से हो, तो उसके लिए हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के होते हैं कैटलिस्ट, ओके। तो कैटलिस्ट का यूज करते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है कि उसको स्पीड में कर देगा, समझ में आ रहा है, और उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। मतलब आपने किया कि
कैटलिस्ट का यूज़ किया, तो आपका जो केमिकल रिएक्शन है, जो प्रोडक्ट बनेगा, उसमें कुछ नए प्रोडक्ट या नए चेंजेस नहीं दिखेंगे, वो रिजल्ट वही मिलेगा आपको, बट वो तेज़ी से होगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगा, उसका रेट बढ़ जाएगा। तो कैटलिस्ट का यूज़ समझ में है। अभी यहाँ पे देखो जो एरो है, एरो के ऊपर हमने हीट दे दिया, उसको क्या दे दिया, हीट दे दिया। तो हीट देने से उसकी स्पीड बढ़ गई और स्पीड बढ़ने से हमें प्रोडक्ट मिल गया, समझ में। उसमें इन्होंने कैटलिस्ट का यूज़ किया गया है। जो हमारा KClO3 था वो डिकम्पोज हो गया किसमें, पोटेशियम क्लोराइड के अंदर, ठीक है या। तो कैटलिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझते हैं। ऑक्सीडेशन रीड कर लेना, मैं बहुत इजी वे में समझाता हूँ। ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन का ऐड होना, क्या, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रो, देखो ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जाना, हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन, समझ में। ऑक्सीजन का आना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जाना ऑक्सीडेशन, विच मीन्स द प्रोसेस इन विच द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ओके, कोई ऐसी चीज जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है। एग्जाम्पल यहाँ पे था C और +O2, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है C+O2, इसके अंदर क्या हो गया, हमारा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। रिजल्ट के अंदर देखो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर देखो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, विच मीन्स कि हमारा हो गया एग्जांपल ऑक्सीडेशन का। अगर इसके अंदर से हाइड्रोजन निकलता, जैसे कि इसके नीचे वाले में देखो CH3 - CH3, एरो के ऊपर मैंने कैटलिस्ट में उसको हीट दिया, तो जो प्रोडक्ट हमें मिला, उस प्रोडक्ट में देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन के बगल में एक एरो है जो ऊपर के साइड जा रहा है। ये एरो हमें क्या बता रहा है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो निकल रहा है, वो निकल रहा है, ठीक है। इसका मतलब हाइड्रोजन निकलना भी होता है ऑक्सीडन, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का ऐड होना भी हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, समझ में आया। और जो रिडक्शन है बस वही उसका अपोजिट हो जाएगा। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा हूँ, और क्या हमें मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है। मतलब हाइड्रोजन मिल रहा है और ऑक्सीजन निकल रहा है, ये हमारा हो गया रिडक्शन। समझ में आया, मतलब ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का आना, हाइड्रोजन का जाना, रिडक्शन हाइड्रोजन का आना, ऑक्सीजन का जाना, ये हो गया हमारा रिडक्शन, ठीक है। एक है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा पता है, सीधा द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब एक ही रिएक्शन है, उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन निकल रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, मतलब सारी चीजें जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रही है, हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है या ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है, दोनों हो रहा है या दोनों निकल रहे हैं। तो जिसके अंदर दोनों हो, द प्रोसेस इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस, a reaction in which both oxidation and reduction take place is known as redox reaction, जिसके अंदर हमें दोनों देखने को मिल रहे हैं, समझ में आया, वो हमारे हो गए भाई redox reaction। ओके, अभी लास्ट टॉपिक विच इज अवर कोरोजन एंड रैंसिडिटी। कोरोजन और रैंसिडिटी समझते हो वो क्या होता है भाई। पहले तो मैं एकदम सिंपल टर्म में समझा देता हूँ, कितना जो लिखा हुआ है वो देख के अपने को समझना नहीं है, अभी इसमें क्या पढ़ना है। तो कोरोजन मतलब होता है चीज़ों पे जंग लगना, समझ में आ रहा है। और रैंसिडिटी जो अपना लास्ट टॉपिक है, उसका मतलब होता है कुछ खाने पीने में, जो खाने पीने की चीज़ें होती है वो खराब हो जाती हैं, तो इसके अंदर हम लोग रैंसिडिटी के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कोरोजन ड्यू टू वेरियस कंपोनेंट एट एटमॉस्फेयर, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर इतनी सारी जो हमारी एयर है, इतनी सारी गैसेस हैं जो कि हमारी चीज़ों को खराब करती हैं। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन्स एंड एटमॉस्फेरिक एयर, तो वो चीज़ों को खराब करती है, उस पर ऑक्सीडेशन होते हैं, उसमें रिडक्शन होते हैं। तो इस चीज़ों से क्या होता है कि वहाँ पे कॉन्स्टेंटली रिजल्टिंग देयर डैमेज, और वो चीज़ों को डैमेज करती है, ठीक है। कोई लोहे का गेट है तो उसको इतना डैमेज करेंगे, वो एक दो दिन में नहीं होगा, वो टाइम लगेगा, बट वो क्या होगा, टाइम लगेगा, बट क्या होगा कि वो चीज़ें हमारी खराब हो जाएंगी। कोरोजन के अंदर क्या होगा, कोरोजन के अंदर क्या होगा कि एटमॉस्फेयर के थ्रू उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा उसको डैमेज करेंगे, उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होंगे, एयर्स होंगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, उसको कॉन्स्टेंटली डैमेज करते जाएंगे, और वो एक टाइम पे उसमें जंग लग जाएगी, वो चीज़ें खराब हो जाएंगी, समझ में है। जैसे कि यहाँ पर देखो जो आयरन है वो रस्ट एंड द रेडिश कलर, जो हमारा लोहा होता है वो लाल कलर में, रेडिश कलर में हो जाता है, उसके ऊपर एक रेडिश कलर का लेयर बन जाता है, ठीक है। वो क्या हो गया, वो करोजन होगा, किस वजह से, वो करोजन की वजह से हो गया, उसको क्या बोलेंगे, करोजन ऑफ आयरन, जिस चीज़ों पर लगेंगे करोजन ऑफ आयरन, ठीक है। ओके,
मतलब कोरोजन का मतलब कि वो चीज़ों को ख़राब करना होता है, रस्ट हो जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, Fe2 उसके ऊपर एक रेडिश कलर का लेयर आ जाता है। अगर उसको मुझे बचाना हो अभी, अगर मुझे कोरोजन से बचाना है तो मैं क्या करूँगा? भाई अभी एग्ज़ाम्पल हम लोग डेली लाइफ़ में यूज़ करते हैं कि अगर क्या होता है कि अगर लोहा है उसको वो कोरोजन हो रहा है, वो रस्टिंग हो रहा है तो उसको हम लोग पेंट कर देते हैं कोरोजन को डैमेज बचाने के लिए, जिससे कि पहले तो कोरोजन से खराब क्या क्या होती है, जैसे कि बिल्डिंग डैमेज होती हैं, हमारा ब्रिज डैमेज होता है, जो हमारे व्हीकल्स या ऑटोमोबाइल्स होते हैं वो डैमेज होते हैं, शिप्स डैमेज होते हैं, जो रेलवे की रेलिंग हो गई या आयरन रेलिंग हो गई वो डैमेज होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो डैमेज होते हैं, उनको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग पेंट का कोटिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर कोटिंग कर सकते हैं, उस सरफेस को कोट कर सकते हैं पेंट के थ्रू। ओके, या लाइक गैल्वेनाइजिंग एंड इलेक्ट्रो पेंटिंग विद अदर मेटल्स, हम ये सारी टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं कोरोजन से बचने के लिए। अभी लास्ट टॉपिक, फिर इसके बाद अपना चैप्टर हो जाएगा खत्म। ओके, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब क्या? फैट्स एंड ऑयल्स इन अ फूड इज कीप्ड अलोंग अ लॉन्ग टाइम गेट ऑक्सीडाइज्ड, इट इज फाउंड हैव फॉल ऑर्डर कॉल्ड रेंसिडिटी। तो एक टर्म समझते हैं विच इज ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता क्या है? ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब बेसिकली समथिंग, स्मेल, महक आना। ओके, अगर ऑर्डर अच्छा है तो या इट इज अ गुड ऑर्डर, बट गंदा है तो फॉल ऑर्डर, या समझ में ना, ऑर्डर विच मीन्स टू स्मेल, समझ में है? तो जो हम अगर हम लोग खाने को 2-4 दिन के लिए 10 दिन के लिए रख दे तो भाई कितनी गंदी स्मेल आने लगेगी उसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो हमारा एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो उसमें ऑक्सीडाइज कर लेंगे उसके अंदर, जिस वजह से वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, इस बेस पे हमें क्या करना चाहिए, अगर उसको हमें बचाना है तो हमें उसको ऐसी चीज़ों में कवर करके रखना चाहिए जिसमें ऑक्सीजन ना पहुंच पाए। कोई ऐसी चीज़ जिसको एकदम टाइटली पैक हो, कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक हो, उसके अंदर ऑक्सीजन ना पहुंच पाए, तो हमें टाइटली पैक चीज़ों यूज़ करनी चाहिए उसको सेव करने के लिए। ओके, आप लोगों ने देखा होगा जो चिप्स होती हैं उसकी पैकेट में चिप्स से ज़्यादा तो वो हवा भरा होता है। ओके, तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो हवा हमारा नाइट्रोजन है। क्या नाइट्रोजन? वो ऐसे ही नहीं बढ़ते। अभी देखो ना, दुकान पे जो चिप्स होती है वो 1-2 दिन में नहीं बिकती, 3 दिन में नहीं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीने भर लग जा रहे हैं बिकने में, तो वो खराब हो जाएंगे। तो फेंक तो सकते नहीं है ना भाई, तो इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है जिसके थ्रू वो उसके अंदर खराब नहीं होता है, और उसके अंदर पैक इसलिए रहता है कि ऑक्साइड ऑक्सीजन ना पहुंच पाए ये सब चीज़ की वजह से, और नाइट्रोजन गैस इसलिए रहता है ताकि वो खराब ना हो पाए। समझ में है? तो वही है। तो रेंसिडिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो फैट्स और ऑयल होते थे वो खराब हो जाते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए रख दो अगर उनको, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्साइड का मतलब पता ही है, अभी हमने डिस्कस किया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीडाइज होते हैं, वो हमें बहुत एक अनप्लीजेंट स्मेल देने लगते हैं, अनप्लीजेंट ऑर्डर देने लगते हैं, एक मतलब अलग सी महक देने लगते हैं। तो अगर हमें बचाना है रेंसिडिटी से तो हमें क्या करना होगा, उसको एक टाइट कंटेनर में पैक करके रखना होगा, जिसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं कि हम लोग रेफ्रिजरेटर का यूज़ कर सकते हैं, लो टेम्परेचर पे फूड्स को रख सकते हैं जिसके अंदर वो सेफ रहेंगे। सो भाइयों, हमारा जो चैप्टर था वो वन शॉट के अंदर हमारा खत्म हो गया है। ये वन शॉट है, फुल शॉट है, जिसके अंदर हम लोग पूरे चैप्टर को फुल्ली खत्म करते हैं एक बार के अंदर। दिस इज फुल शॉट। और मिलते हैं कल की अमेजिंग वीडियो में विच इज़ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसे भी वन शॉट के अंदर खत्म करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, ऐसे ही सीरीज को ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं एग्ज़ाम तक। ओके, अभी एक बहुत अमेजिंग वीडियो आने वाली है जो कि आज शाम को या कल मॉर्निंग में आएगी, जो कि एकेडमिक्स से हटके है, जिसके अंदर हम लोग कुछ टिप्स समझेंगे, कुछ हमारा प्लान है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन तक। सो या यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब बटन, एंड मिलते हैं कल की अमेजिंग वीडियो में विच इज़ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सी यू सून। Pulling up black windows once you go down. You must